हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग। नमस्ते, वड़क्कम, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप सब आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी और इन टॉपिक्स को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली एंड वी आर स्लोली ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज डाइलेक्ट्रिक्स। क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, इनके बारे में समझेंगे और ये डाइलेक्ट्रिक्स कैसे बिहेव करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो आज हम बात करेंगे। और इसका यूसेज कैसे हम कर सकते हैं किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, वो भी हम समझेंगे, बट वो आज की क्लास का पार्ट नहीं होगा, वो हम अगली क्लास में समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करवे। माई सेल्फ निखिल छाबड़ा और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक्स। सबसे पहली चीज जो है हमें समझनी होगी विच इज कि डाइलेक्ट्रिक बोलते किसको है। व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली एन इंसुलेटर। कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसके पास कोई फ्री मूवमेंट नहीं है चार्जेस की, जैसे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट अगर पॉसिबल होती तो वो एक कंडक्टर होता, वो मेटल होता। बट अगर फ्री मूवमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की तो वो एक नॉन कंडक्टर है, वो एक इंसुलेटर है। तो उसी कैटेगरी के अंदर हमारे पास आता है डाइलेक्ट्रिक। सिंपल सी चीज जो यहाँ पे कह सकते हैं, नो लार्ज स्केल मूवमेंट of the charge carriers. बेसिकली ये एक इंसुलेटर ही है अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो भी कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। होता क्या है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इंसुलेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हम जबरदस्ती और बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आते हैं तो फिर इस इंसुलेटर को भी फर्क पड़ेगा। उस टाइम पर क्या होगा, ये भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो हर इंसुलेटर के लिए, हर मटेरियल के लिए एक लिमिटिंग वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे नीचे वो मटेरियल इंसुलेटर है, और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद ही इंसुलेटर भी क्या करेगा, पोलराइज हो जाएगा। ये भी कुछ ना कुछ कंडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो वही चीज है, बिकम्स पोलराइज्ड after a limiting value of electric field, of course फिर से वही external electric field, and which is called the dielectric strength. तो ये बिल्कुल बेसिक एंड एग्जैक्ट चीज़ है किसी भी डाइलेक्ट्रिक के बारे में, कि कोई भी लार्ज स्केल मूवमेंट नहीं मिलने वाली आपको चार्ज कैरियर्स की किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ये इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से लगाया गया है। बट अगर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा और उस सेम वैल्यू को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक भी क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। अब ये डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं ये होते हैं दो तरीके के। एक होगा आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड दूसरा रहेगा आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक को समझते हैं पहले। तो लेट अस से हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इस डाइलेक्ट्रिक के, इन विच द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज आर नॉट लोकेटेड एट द सेम लोकेशन। मतलब दोनों का सेंटर कॉमन नहीं है, दोनों थोड़े से अलग अलग है। पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा अलग है, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा अलग है ओरिएंटेशन वाइज या लोकेशन वाइज। तो ये हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, एंड इसके पास कुछ एक छोटी सी फाइनाइट, बिल्कुल इतनी सी डाइपोल मूवमेंट होगी, फाइनाइट
डाइपोल मोमेंट। और ऐसे के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल इधर है माइनस प्लस, एक मॉलिक्यूल इधर है माइनस प्लस। प्लीज़ डोंट गो विद द साइज, छोटे बड़े आपको दिख रहे होंगे बट ऑलमोस्ट सब सेम साइज के हैं बिकॉज एक ही मटेरियल की बात हो रही है। माइनस प्लस, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं किसी मटेरियल के, इनके पास अपने खुद की एक फाइनाइट डाइपोल मोमेंट है हर एक पोलर मॉलिक्यूल की। बट पूरे मटेरियल की बात की जाए, अगर मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल का ना देख के पूरे मटेरियल को देखता हूँ तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट कितनी आ जाएगी, 0। नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। वाई? बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप देख सकते हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली हर एक डायरेक्शन में अलाइंड है, तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है डाइपोल मोमेंट की। तो इसकी डाइपोल मोमेंट इसकी डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर दी होगी, इसकी डाइपोल मोमेंट उसकी डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर दी होगी, तो सारी डाइपोल मोमेंट्स पेयर में एग्जिस्ट कर दी होंगी और कैंसिल आउट कर दी होंगी। तो हर मॉलिक्यूल की जो डाइपोल मोमेंट है पर पूरे मटेरियल की जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। तो ऐसा अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है तो उसको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब होगा क्या, जैसे ही आप एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे, यह है आपके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म। जैसे ही आपने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को प्लेस करा होगा, लेट अस से हमने मॉलिक्यूल्स को प्लेस कर दिया, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने आप को रीअलाइन कर लेंगे सच दैट पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो। तो सारे जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स थे अब अपने आप को रीअलाइन कर लेंगे एंड नाउ यू विल गेट सम फाइनाइट डाइपोल मोमेंट फॉर द मटेरियल। अब आपको एक नेट डाइपोल मोमेंट मिलने वाली है बिकॉज अब ऑफ कोर्स हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये आपको मिल गई, ये भी आपको मिल गई, ये भी आपको मिल गई, सिमिलरली ये भी आपको मिल गई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये डाइपोल के जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे वो अपने आप को रीअलाइन कर लेंगे एंड दे विल नाउ गिव अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब आपको एक डाइपोल मोमेंट की एक वैल्यू मिलने वाली है। सो दिस इज अ केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में, सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल होगा पॉजिटिव और नेगेटिव सेम ओरिएंटेशन पर होंगे। तो सारे मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे ही दिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हर एक मॉलिक्यूल की 0 डाइपोल मोमेंट, और अगर आप इनका एग्रीगेट करते तो भी फिर से 0 डाइपोल मोमेंट बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है, दोनों ही चार्जेस सेम लोकेशन पर है। तो अगर सेम लोकेशन पे है तो कोई डाइपोल मोमेंट नहीं आएगी, और पूरे मटेरियल की बात करेंगे तो वहाँ पे भी कोई डाइपोल मोमेंट, सिंपल सी बात है, नहीं आएगी। पर जैसे ही आप इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब क्या होगा, बिल्कुल सेम यही केस होने वाला है। वहाँ पे अलाइनमेंट गड़बड़ थी, यहाँ पे अलाइनमेंट ठीक है बट कोई डाइपोल मोमेंट नहीं थी। जैसे ही आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेग्रीगेट होते हुए दिखाई देंगे और आपको एक फाइनाइट डाइपोल मोमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक छोटा सा डिफरेंस है पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बीच में। तो चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अब पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। बेसिकली हम इसमें बात करने वाले हैं पोलराइजेशन डेंसिटी की। So let us say we are having a large number of dipoles in a polar dielectric, yeah, simply a dielectric. So n is the number, billions and millions में हो सकता है. So number of dipole in the dielectric. P vector
दिस इज द डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो जो कैपिटल P वेक्टर है विच इज ऑल्सो नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी, इसको हम कैपिटल P वेक्टर से डिनोट करें। दिस इज सिंपली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय द डायपोल मूवमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। सिंपल सी चीज, जितनी भी डायपोल मूवमेंट है सारे मॉलिक्यूल्स के निकाल लीजिए और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट अ वेक्टर विच इज नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन पोलराइजेशन डेंसिटी। अच्छा, बाय द वे पोलराइजेशन डेंसिटी का एक और नाम होता है, इसको हम पोलराइजेशन वेक्टर भी कहते हैं, बिकॉज ये है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर। अभी हम क्या करना चाहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वेक्टर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसलिए एज्यूम कर लेते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम प्लेस करते हैं किसी रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, कुछ इस टाइप से। ये कुछ इस टाइप से डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा कुछ से पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव। ओके, सो ये है हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो कि इंड्यूस हो रही है, तो सिग्मा आई मान लेते हैं। तो वी नो वेरी वेल कि जो नेट डायपोल मूवमेंट होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट शुड बी n इंटू पी वेक्टर। सो n इंटू पी वेक्टर को हम लिख सकते हैं n इंटू चार्ज q इंटू लेंथ l, वेर l इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक। बिकॉज नहीं, यहाँ पे n नहीं आएगा बेसिकली, इसको अगर ऐसे करें कि n नहीं आना चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू q इंटू l, बिकॉज टोटल डायपोल मूवमेंट बन चुकी है n इंटू पी वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू द टोटल चार्ज q मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ l। अभी हम क्या करते हैं, दोनों साइड यहाँ पर डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ l, यहाँ पे भी लिख लेते हैं एरिया इंटू लेंथ l। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n इंटू पी वैक्टर, a इंटू l इज सिंपली v इज इक्वल्स टू ये लेंथ गेट्स कैंसिल आउट, चार्ज अपॉन a यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि इंड्यूस हो गई है। और ये अभी हम फिलहाल पढ़ के आए हैं, दिस इज इक्वल्स टू पोलराइजेशन डेंसिटी। सो पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वेक्टर इज सिंपली इक्वल्स टू दी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई। मैं यहाँ पे एक मॉडुलस का साइन भी बना देता हूँ, सिंपल सा रीजन, बिकॉज हम बात कर रहे हैं एक मैग्नीट्यूड की विच इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई। सो पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वेक्टर इज सिंपली इक्वल्स टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो भी कौन सी, इंड्यूस्ड वाली, बिकॉज आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सो दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सिंपल, चलते हैं आगे की तरफ फिर से। सो अभी क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। ऑफ कोर्स ये चीज़ हम दोबारा अगली क्लास में भी देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे क्या क्या होने वाला है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट अस से इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। in an external electric field। देखो, अब हम कैपेसिटर की ही क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर सकती है। सो हमने ये दो प्लेट्स एज्यूम करनी है, से ए और बी, दीज आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर।
इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस टाइप से जा रहा होगा, से ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है इस कैपेसिटर की। P and Q आर द टू टर्मिनल्स जिसके बीच में हमने कैपेसिटर कनेक्ट करा हुआ है। इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने वाला है एंड सिमिलरली यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ऑन दी सरफेसेस ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करेगी, अपना एक रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप कर लेगी, जो कि कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। And definitely this electric field is going to oppose the external electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला जो है बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचने वाला है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर वो काफ़ी कम रहेगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं E0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल असली सच्चा ओरिजिनल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड of the capacitor without dielectric slab being inserted। बिना डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करे हुए जो फील्ड था दैट वाज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E0। EI यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्जेस इंड्यूस हो गए। क्यों हुए, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की पोलराइजेशन हुई है, चार्जेस आ गए, तो उसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जो कि आप पिंक कलर का देख सकते हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ EI, जो कि जा रहा है जस्ट अपोजिट टू दी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम सिंपली E कह रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू E0 माइनस EI। अब हमारे पास एक रेशियो होता है, वो रेशियो क्या होता है, दिस रेशियो इज इक्वल्स टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 डिवाइडेड बाय E, यानी कि E0 माइनस EI। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल के। दिस कैपिटल के इज नोन एज, आपको अच्छे से पता है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद आया, ये पढ़ा था आपने कहाँ पे, कूलम्स लॉ में, काफ़ी पुराना। कूलम्स लॉ में भी हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात की थी। एक नाम या एक सिंबल इसका और था एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज नोन एज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, कि वो मटेरियल कितना परमिट करता है। दिख रहा है आपको कितना परमिट कर रहा है। सो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम कैसा है, वही डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो ये ध्यान में रखेंगे। सो एक नया रिलेशनशिप आ गया, इसको हम यूज करेंगे आगे जाके। सो E0 ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज लेफ्ट विद इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये काफ़ी काम की चीज़ है, इसको ध्यान में रखेंगे। और अब चलेंगे आगे की तरफ। तो फाइनली रिलेशनशिप हम देख लेते हैं बिटवीन द चार्ज इंड्यूस्ड, है ना। सो चार्ज इंड्यूस्ड on the surface of a dielectric when placed in external electric field। इतनी लंबी नाम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट है नॉट सिंपल सा, नाम से इतना फर्क नहीं पड़ रहा। बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम प्लेस करेंगे एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, बिल्कुल वही सेम डायग्राम जो हमने पीछे बनाया था ये वाला। तो जैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करेंगे तो मैंने दिखाया था आपको यहाँ पे कि कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेट अस से इस चार्ज इंड्यूस को हम QI बोल रहे हैं। QI यहाँ पे नेगेटिव हो गया है, यहाँ पे पॉजिटिव QI चार्ज इंड्यूस हो गया है। ये चार्ज QI जो है टोटल चार्ज Q से हमेशा कम होगा, बिकॉज इस रीजन की वजह से।
रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो वही रिलेशनशिप हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखो काफ़ी आसान है, जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से वापस पिकअप करते हैं। हमने देखा था कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस नहीं करा था, डिवाइडेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ये किसके इक्वल था, दिस वाज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई नॉट बाय के शुड बी इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट के माइनस ई आई इंटू के। एक काम करते हैं, ई आई के को इस साइड लेकर जाते हैं और ई नॉट के माइनस ई नॉट कर देते हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ई आई को लिखा जा सकता है ई नॉट अगर कॉमन ले लिया जाए के माइनस वन होल डिवाइडेड बाई के, इसलिए के को फिर वापस नीचे ले गए और ई नॉट को कॉमन ले लिया। अब दिस इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके इक्वल होगा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट into k minus 1 by k. This gets cancelled. EI को हम लिख सकते हैं चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया into k minus 1 by k. Again this area gets cancelled. So the charge induced is equals to charge 1 minus 1 by k. तो आप देख सकते हैं QI is less than k. QI is less than Q and this induced charge QI is independent, ये पॉइंट नोट करने वाला है, of the thickness of the dielectric slab। आप देख सकते हैं इस रिलेशनशिप में कहीं पे भी थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात नहीं हो रही है, सिर्फ उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही है। जितना बड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, बिकॉज 1 बाई के विल गेट वेरी स्मॉल इन टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू 1। कम चीज़ माइनस होगी तो क्यू वाई ज़्यादा आएगा। तो क्यू वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैं दो सिनेरियोज देखूँ, सिनेरियो 1 सिनेरियो 2, ये मेरे कैपेसिटर्स हैं, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ज़्यादा स्पेस ले रही है किसी कैपेसिटर के अंदर या फिर बहुत ही कम स्पेस ले रही है, कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 बिल्कुल एक जैसे थे, आपको थोड़े बड़े छोटे दिख रहे हैं बट बिल्कुल एक जैसे हैं। डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका भी के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसका भी है, ये पूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यहाँ पे एक छोटी सी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, बेसिकली थिकनेस कम है। तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा फर्स्ट सिनेरियो में और यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा सेकंड सिनेरियो में, दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे, यानी कि थिकनेस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर इनका K1 और K2 दो के मैं यहाँ पे वाइट कलर से लिख देता हूँ, अगर ये दोनों वैल्यूज अलग होती, ये K1 होता वो K2 होता, तब जाके हमारे चार्ज इंड्यूस अलग अलग हो जाते। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट अबाउट डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक कैसे बिहेव करेगा एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, एंड फाइनली ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, इसको आपको और ध्यान में रखना है। एक बार ये पूछा भी गया है नीट एग्जाम में। सो दैट्स ऑल फॉर दी डाइलेक्ट्रिक्स। तो इन चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो कैपेसिटर के साथ थोड़ा सा और खेलेंगे, उसके कैपेसिटेंस को फिर से चेंज करने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की हेल्प से। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कहीं पे भी डाउट आता है, फंसते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स करके पूछिए। एंड दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।